स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल में ही एक केस था जिसपे कि निचली अदालत का फैसला था, उसमें रिवीजन के लिए गया था पति। तो उसके जो उसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो कुछ इस तरीके से आया है कि अगर पत्नी व्यभिचार में रह रही है, मतलब एडल्ट्री में रह रही है, तो भी उसे मेंटेनेंस देना होगा। मतलब इस आधार पर मेंटेनेंस को खारिज नहीं किया जा सकता, मेंटेनेंस के ऑर्डर को खारिज नहीं किया जा सकता। अब इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फैक्ट्स थे जो कि आपको जानना जरूरी है, और 125(4) क्या कहता है ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर हम जाते हैं, हम किसी धारा का अगर हम सहारा लेते हुए हम जाते हैं और रिवीजन में जा रहे हैं हम, या फिर हम अपील करते हैं और किसी हम ऑर्डर को, किसी हम जजमेंट को चुनौती देते हैं, तो उसके लिए हमें ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिर ये धारा कहती क्या है, एक्चुअल में ये धारा क्या कह रही है। ये केस भी कुछ इसी तरीके से था। दोनों की मैरिज हुई थी, जो कि 2000 में इनकी मैरिज हो चुकी थी। अब ये केस किसका है, तो ये है प्रदीप कुमार वर्सेस दीपिका कुमारी का ये केस है। ये इसी केस के जजमेंट पे ये बेस आपको आज का वीडियो है। तो इस केस में क्या हुआ था कि पति और पत्नी के बीच में विवाद चल रहे थे, और ये विवाद भी ऐसे थे कि दोनों की तरफ से कई तरह के सेक्शंस लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे, कई तरह के आरोप दोनों के साइड से लगाए गए थे, और अधिकतर केसेस ऐसे थे लगाए गए जो कि डिसमिस हो गए थे या जिन पे फाइनल ऑर्डर आ चुका था। जैसे कि पत्नी ने अपने पति के ऊपर, घर वालों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था कि उनके गहनों वगैरह को चोरी करके रख लिए हैं। अब इसी के उस पे पति ने एक आरोप लगाया था पत्नी के ऊपर कि उसके पर्स में 1,10,000 रुपये था और उसे पत्नी के द्वारा चोरी कर लिया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में भी जो कि चीज़ें आई हुई थी। पति के द्वारा ऐसा कहा गया था कि इसका सीसीटीवी फुटेज भी है। 1,10,000 की चोरी लगाई गई, उसमें आपका 380, 419, 417 सारी धाराएं लगी हुई थी। इसके बाद फिर पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने 406, 498(a) का केस कर दिया, साथ ही में DV एक्ट के 18, 19, 21 का केस किया था, जो कि डिसमिस हो चुका था। और इसके अलावा पति ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी एक एप्लीकेशन डाला था कि जो बच्चा है उसको हरास किया जाता है। तो इस तरह के भी केसेस पति के द्वारा किए गए थे। इसी तरफ से पत्नी के द्वारा भी इस तरह के केस किए गए थे कि उसे हरास किया जाता है घर में। तो बहुत सारे केसेस थे जो कि इनके बीच में चल रहे थे, और सब में जो भी इनके बीच अधिकतर केसेस ऐसे थे जिनको कि डिसमिस कर दिया गया था, क्योंकि जितने केस लगाए गए थे उनमें ना कोई प्रूफ था ना कुछ था, बस ऐसे ही केसेस लगा दिए गए थे। तो बिना प्रूफ के आप अगर कोई भी केस करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके पास अगर कोई प्रूफ नहीं है। अब आप अगर कहते हैं, आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो उस आरोप को सिद्ध करने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है कि आप जिस भी उसको ऑफेंस के लिए आप उसके ऊपर केस करते हैं, तो वो भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने जो लगाया है ऑफेंस वो सही है। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने एक दूसरे के उस पर मुकदमा किया था, कई तरह के केसेस किए थे, लेकिन कोई भी प्रूफ वगैरह नहीं था, तो अधिकतर केसेस डिसमिस हो गए। अब इसके बाद फिर पति ने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए भी किया था, एप्लीकेशन डाला था। तो ये सारे केसेस चल ही रहे थे। इसी में पत्नी ने 125 का एप्लीकेशन लगा दिया मेंटेनेंस के लिए। अब मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो गया, 125 में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो गया, क्योंकि जो मेंटेनेंस को लेके जो कोर्ट कहती है, तो कोर्ट ये कहती है कि अगर कोई भी सक्षम व्यक्ति है तो वो अपने परिवार में अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का भरण पोषण करेगा। अगर जो दूसरा आप माता पिता हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, अगर वो खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में पति का ये कर्तव्य बनता है कि पति भरण पोषण उनका करेगा। ये पति की जिम्मेदारी होती है। तो इसी उस पे हमेशा से हमारी कोर्ट, हमारी जो अदालत है, वो इसी पे बेस करती है ये कि आपको उनका भरण पोषण करना है। और ये ज़रूरी भी है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि खुद का भरण पोषण नहीं कर सकता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसका पति है वो दे। तो 125 का जब एप्लीकेशन लगाया गया, तो इससे निचली अदालत ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया था, जो कि अलग अलग डेट के लिए अलग अलग था कि पहले 14 से 15 के लिए था, 6,000, फिर 5,000, तो ऐसे ऐसे करके अमाउंट था। उसके बाद जो 2020 से जो ऑर्डर पास हुआ था, वो ऑर्डर पास अगस्त 2020 से जो अमाउंट देना था, वो 15,000 रुपये का अमाउंट उसे देना था अपनी पत्नी को एज अ मेंटेनेंस पर मंथ। अब इंटरिम मेंटेनेंस देना था। अब इसके लिए क्या किया पति, उसने निचली अदालत के इस ऑर्डर को चुनौती दी, मतलब कि रिवीजन में इसने डाला। हाई कोर्ट में जब केस चल रहा था, तो हाई कोर्ट ने ये देखा
कि इनके बीच में पहले से ही कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं और पति ने इस बेस पर डाला था इसको कि उसकी पत्नी किसी के साथ अडल्ट्री में रह रही है और साथ ही में क्रुएल्टी का लिया था कि क्रुएल्टी उसके साथ की गई है। तो इस बेस पर ये हाई कोर्ट गया पति। अब जब हाई कोर्ट ने देखा तो हाई कोर्ट ने ये पाया कि जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जितने भी ऑफेंस लगाए गए थे, पहले भी इनके बीच में जो भी केसेस चल रहे थे, तो उसमें किसी में भी कोई भी निर्णय पास नहीं हो सका। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिसको कि प्रूफ किया जा सकता हो। तो ऐसा कोई भी हाई कोर्ट के सामने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई जो कि प्रूफ हो गई हो इनके द्वारा लगाए गए अपराध ऑफेंसेस को। इसके बाद फिर पति ने अपनी पत्नी के ऊपर लगाया था कि वो एडल्ट्री में रह रही, मतलब कि व्यभिचार में रह रही और वो किसी दूसरे उस व्यक्ति के साथ रहती है। अब पति ने ये आरोप तो लगाए लेकिन पति ये सिद्ध नहीं कर पाया था कि ऐसा कुछ है कि पत्नी उसकी एडल्ट्री में रह रही, व्यभिचार में रह रही है। सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये व्यभिचार होता क्या, एडल्ट्री क्या होती है। तो अगर कोई भी, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है तो इसको हम कहते हैं एडल्ट्री। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ और मेन हो जाती है कि जो एडल्ट्री होती है वो कभी कभी की नहीं मानी जाती है। मतलब अगर कभी कभी कोई पति या पत्नी वो कभी कभी किसी के साथ एडल्ट्री में है तो ये एडल्ट्री नहीं माना जाएगा। इस बेस के लिए मेंटेनेंस ऑर्डर को खारिज करवाने के लिए ये आधार नहीं माना जाएगा। कभी कभी रह रहा है या एक बार कभी हो गया, तो इस तरह की चीज़ों को हम इसके बेस पर, इसके आधार पर हम खारिज नहीं करवा सकते मेंटेनेंस का ऑर्डर। कोर्ट ने ये देखा कि पति ने जितने भी उसके ऊपर आरोप लगाए हैं तो उन्हें वो सिद्ध नहीं कर पाया है। तो कोर्ट ने ये कहा कि इस आधार पर आपका, कि आपने क्रूएल्टी के बेस पर आप अपने मेंटेनेंस ऑर्डर को 125 और 125(4) में आप कहें कि क्रूएल्टी के ऑर्डर बेस पर कैंसिल कर दिया जाए और पत्नी एडल्ट्री में रह रही, तो इस बेस पर, तो अगर कोई भी पत्नी है वो कभी कभी अपने पति से अलग रहते हुए कभी किसी के साथ वो एडल्ट्री में है या कभी कभी है, तो इस आधार पर नहीं खारिज किया जा सकता। अब इसके पीछे भी एक वजह देखिए कि आप जब 125(4) जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से अपनी मर्जी से अलग रह रही है या बिना किसी कारण के अलग रह रही है या फिर वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में है, और ये भी एडल्ट्री जो होनी चाहिए, जो व्यभिचार होना चाहिए, वो लगातार होना चाहिए। वहाँ पर ये लगातार जो शब्द है वो यहाँ पर दिया गया है। तो आप जब भी किसी भी आप धारा का जब आप यूज़ करते हैं अपने केस को लेकर के, तो सबसे पहले तो उसका एक एक पॉइंट आपको जानना जरूरी होता है कि ये एक पॉइंट बहुत मैटर करता है। और वहाँ पर जो व्यभिचार दिया गया है वो दिया गया कि लगातार व्यभिचार में रह रही है। कोर्ट ने भी यही बात कही कि अगर कोई लगातार रह रहा है तब तो हम उसको एडल्ट्री मानेंगे, तब तो ये बेस होगा कि मेंटेनेंस का अगर ऑर्डर पास हुआ है तो ऐसी पत्नी मेंटेनेंस के हकदार नहीं होगी क्योंकि वो लगातार किसी और के साथ व्यभिचार में रह रही है। तो ऐसी स्थिति में जो हाई कोर्ट में पति ने जो एप्लीकेशन लगाई थी तो उसे खारिज कर दिया गया और निचली अदालत के का जो ऑर्डर था मेंटेनेंस देने के लिए उसको बरकरार रखा गया। तो जो पति है उसे अपनी पत्नी को अगस्त से देना होगा 15,000 रुपये, और वो जब तक वो उसकी पत्नी कोई दूसरा विवाह नहीं कर लेती, पुनर्विवाह अगर नहीं कर लेती, तो तब तक उसे वो ऑर्डर देना पड़ेगा। अभी इसके बाद भी पति के पास बचा हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको देखते हुए अपने ऑर्डर को पूरा वो देखते हुए और इस केस पर पूरी संज्ञान लेते हुए वो फिर क्या कहती है, तो ये बात की बात हो जाती है। लेकिन ये जो केस था वो मात्र इतना था कि जो भी आरोप जो भी लगाए गए थे पति के द्वारा वो एक तो प्रूफ नहीं कर पाया। अगर उसने व्यभिचार का आरोप भी लगाया था और उसने ये लिखा था, उसने अपने एप्लीकेशन में लिखा था कि उसकी पत्नी किसी और के साथ रहती है, तो अगर वो रहती है तो उसे प्रूफ करना चाहिए था। क्योंकि आप अगर कुछ भी कह देते हैं अपने एप्लीकेशन में तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। आप क्या आरोप लगाते हैं वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप उसे सिद्ध कैसे करते हैं, आप उसे प्रूफ कैसे करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के जजमेंट होते हैं जो कि आते रहते हैं हमेशा किसी, और ये कभी किसी के केस में फ़ायदा कर सकता है। जो जजमेंट है ये, अगर लड़की है कोई और उसके पति ने इस बेस पर अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर के खिलाफ अगर रिवीजन वगैरह में गए हुए हैं तो आप इस जजमेंट के लगा सकती हैं। और अगर आप लड़के हैं, मतलब आप हस्बैंड हैं और आपके साथ इस तरह का सिचुएशन है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, किसी के साथ रह रही है, तो आप अगर इसके बेस पर एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको कुछ अपने पास प्रूफ रखना चाहिए कि आप ये सिद्ध कैसे कर पाएंगे। क्योंकि केवल आपके कह देने भर से कोर्ट कभी नहीं मानती है कि ऐसा कुछ है। तो जो भी आप
एप्लीकेशन में जो भी बातें लिख रहे हैं, आप जब भी किसी भी केस के आप रिवीजन में जा रहे हैं, अपील में जा रहे हैं, तो उसमें आप किस बेस पर जा रहे हैं उस बेस पर अपने फोकस करिए और उसके लिए पहले अपने प्रूफ रखिए, क्योंकि आपकी बात कोर्ट में तभी सुनी जाएगी जब आपके पास इस तरह की चीज़ों को जो आप कहते हैं उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, अपनी बात को सही साबित करने का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो ये जो केस था ये मात्र इतना ही था। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके अलावा आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइए कमेंट में, आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो बना करके दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।